अग्निहोत्री जी। जी, काफी मुझे लगता है मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दोनों के ही कैबिनेट मंत्री बनने से मोदी मंत्रिमंडल में काफी फर्क पड़ेगा। देखिए, बुंदेलखंड का जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है, वहाँ पे वीरेंद्र कुमार खटीक का एक बहुत बड़ा काफी प्रभाव है और उनके मंत्री बनने से उस क्षेत्र में काफी अंतर पड़ेगा। और ज्योतिरादित्य सिंधिया के तो देखिए, एक तो जो ये कह रहे थे रमेश शर्मा जी की अभी नगरीय निकाय के भी चुनाव आने हैं, और जिस तरह से कांग्रेस के नेता के रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूरे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान घूम घूम करके कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया था, और ये कहा जाता था कि मध्य प्रदेश में यदि कांग्रेस को जो भी बहुमत मिला उसका कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास जो क्षमताएं हैं, जो वाक्पटुता है, जो भाषण देने की कला है। एक मिनट अग्निहोत्री जी, इनकी मैं अपने कर्तव्यों के संयुक्त निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। वो हस्ताक्षर कर रहे हैं जो शपथ पत्र है उस पर। जी अग्निहोत्री जी, मैं यही कह रहा था कि उनकी जो भाषण देने की कला है और जिस तरह से लोगों को वो प्रभावित करते हैं, तो यदि नगरीय निकाय चुनाव में तो नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश से जो 2023 में विधानसभा का चुनाव होना है, तो भारतीय जनता पार्टी उनकी इन क्षमताओं का पूरा उपयोग करेगी और मध्य प्रदेश में काफ़ी फर्क पड़ेगा। देखिए, वीरेंद्र कुमार खटीक और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों ही ऐसे नाम हैं जो एक तो बुंदेलखंड अंचल में और दूसरे जिस तरह कहा कि मालवा में और मध्य भारत क्षेत्र में, उसके अलावा पूरे मध्य प्रदेश में ही देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया शपथ ले रहे हैं हमारे। जी, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ये बिहार से राज्यसभा सांसद है, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरसीपी सिंह, रामचंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने शपथ ली है, कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। वे अग्निहोत्री जी, ये जिस तरह से बड़े चौथे नंबर पे मोदी जी के मंत्रिमंडल में ये जो अभी 43 मंत्रियों की शपथ होनी है, उसमें चौथे नंबर पे सिंधिया जी ने ली है, उसका कितना असर पड़ता है? में तो उनको शामिल किया ही गया है मोदी मंत्रिमंडल में। और ये जो जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष की आप बात कर रहे हैं, तो जनता दल यूनाइटेड के 4 मंत्री मुझे लगता है इसमें शामिल होंगे। और ये पूरा जो नेगोशिएशन है, रामचंद्र प्रताप सिंह ने ही जो है ये पूरा नेगोशिएशन किया है राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड की तरफ से। और अखंडता और मैं संघ के मंत्री के रूप में ये देखना चाहेंगे श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अश्विनी वैष्णव जी ने शपथ ली है, हस्ताक्षर कर रहे हैं। रमेश शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि वीरेंद्र कुमार जी हालांकि 6 बार के सांसद हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया से ज्यादा सीनियर है, मंत्री भी रहे हैं,
उनको मैंने संघ में से जुड़े रहे हैं, उनको ज्यादा तवज्जो दी गई। सिंधिया जी से पहले उनको शपथ ग्रहण कराई गई। लेकिन मोटे तौर पर सीनियरिटी की दृष्टि से वीरेंद्र जी ज्योतिरादित्य सिंधिया से तो आगे हैं, इसलिए उनको ये अवसर मिला है और संघ की पृष्ठभूमि से है, ये एक उनकी अतिरिक्त योग्यता है। और चूंकि आपको अगर ध्यान हो 1977 में जब चुनाव हो रहे थे तब उनके पिताजी का जो संघ का प्रभाव था और संघ उनके घर से उन दोनों चला था, तब वीरेंद्र के टिकट की बात आई थी। लेकिन चूंकि वीरेंद्र जी की आयु उस समय उतनी नहीं थी कि वो चुनाव लड़ सके, इसीलिए फिर वो डॉक्टर शेजवार को टिकट मिला था। उसके पहले ही डॉक्टर विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुत्ता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के साथ न्याय करूंगा। मैं पशुपति कुंवर पारस ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा वह मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को सभ्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा तो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जी हाँ हाँ, रामविलास पासवान में थी मौसम विज्ञानी होने की, राजनीतिक मौसम विज्ञानी होने की। इन्होंने भी समय देख करके अपना पाला जो है वो बदला और मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर रहे। समय देख के तो रामविलास पासवान जी थे ही, गठबंधन में थे ये। हाँ। तो ऐसी स्थिति में तो अब ये था कि उनकी पार्टी में चिराग पासवान तो सुप्रीमो होंगे कि पारस जी होंगे सुप्रीमो, ये था। नहीं, वो तो अध्यक्ष ही बदल गया ना, वो अध्यक्ष पद पर यही आ गए। जी जी, पशुपति पारस ही इस समय। चलिए, शपथ ग्रहण चल रहा है। रमेश जी, इसका आने वाले जो 5 राज्यों में अभी फिलहाल विधानसभा चुनाव होने हैं, कितना फर्क पड़ेगा? स्वाभाविक रूप से इस मंत्रिमंडल का फर्क तो उसमें पड़ेगा और कार्यकर्ताओं में उत्साह आएगा, पार्टी में भी इससे जोश आएगा। मोटे तौर पर ये बात सही है कि जब भी कोई व्यक्ति केंद्रीय मंत्री बनता है तो उसका राज्य के विकास पर कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कहीं ना कहीं बजट एक सेट रहता है, योजनाएं लगभग सेट रहती हैं। 19-20 फर्क पड़ता है, इतना फर्क पड़ता है किसी योजना का एक जिले से पैसा थोड़ा सा कट होकर के दूसरे जिले में चला जाए जहाँ का वो मंत्री होता है। इससे ज्यादा बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर हम ग्लोबल फंड देखें किसी भी स्टेट का जो सेंट्रल से आता है, उसमें बहुत ज्यादा फर्क उसमें पड़ता नहीं है, योजनाओं में बहुत फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन इससे कार्यकर्ताओं में उत्साह आता है, पार्टी में एकजुटता आती है और एक माहौल बनता है। और माहौल बनने के कारण वोट का प्रतिशत बढ़ता है। किरण रिजिजू जी का प्रमोशन हो गया। निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। चलिए, किरण रमेश जी अपनी बात कह रहे थे, आपने पूरी करें। तो मैं ये कह रहा था कि इससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में उत्साह आता है, पार्टी में एक ताकत आती है और एक वातावरण बनता है जो कहीं ना कहीं मतदाता को उस पार्टी को वोट देने को प्रेरित करता है। ये जो निश्चित रूप से ये है, ये 5 राज्यों के चुनाव को ध्यान में रख करके और आगामी जो चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के भी, उसके माहौल को देख करके काम करना, ये मंत्रिमंडल का विस्तार मुझे दिखता है। तो उसका एक कारण है
भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव पूरा होने के बाद से अगले दिन से दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है जी। उसको कितनी सफलता मिलती है कितनी नहीं मिलती है ये तो समय बताता है, लेकिन वो तैयारी पूरी करती है। तो अगर हम इस समय मोदी जी के कुछ फैसले शर्मा जी इनकी शपथ के संविधान कौन ले रहा है? सच्ची श्रद्धा और राजकुमार सिंह शपथ ले रहे हैं। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। इनका भी मैं प्रमोशन संघ के हुआ। मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना बाबूलाल जी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजकुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूं। तो बाबूलाल जी भी हमारे साथ है। बाबूलाल जी, अभी जिस तरह से जो सीनियरिटी के अनुसार शपथ दिलाई जा रही है उससे लग रहा है कि पूरा संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है मोदी मंत्रिमंडल में। बिल्कुल, राज्य में जो स्वतंत्र प्रभार में थे युवा मामले और खेल में उनका प्रमोशन हुआ है और आपने सही कहा राजकुमार सिंह जी का भी जी जो स्वतंत्र प्रभार था राज्य मंत्री के रूप में उनको कैबिनेट में जगह दी गई है। महत्वपूर्ण ढंग से ये किया। मैं जो देख रहा हूँ अभी तक की स्थिति में युवाओं का जो महत्व है वो बढ़ा है इस मंत्रिमंडल में। मुझे लगता है युवाओं की ऊर्जा का पूरा उपयोग जो है वो इस बार करने के प्रयास में ये मंत्रिमंडल में उनको स्थान दिया गया है जो युवा ज्यादा है। और जिस तरह से क्रम वाली बात आप कर रहे थे जी तो निश्चित रूप से वीरेंद्र कुमार जी के बारे में मुझे जहाँ तक जानकारी है वो सीनियर हैं ज्योतिरादित्य से। वो माधवराव सिंधिया से जरूर जूनियर थे लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो उससे वो सीनियर है। बिल्कुल ठीक है। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या पशुपतिनाथ पारस हो ये जो दो मंत्री बने हैं ये निश्चित रूप से समझौते की तरफ बने हैं। जो उन्होंने भाजपा के लिए किया उसके बदले में उनको ये पद दिया गया है। ये एक महत्वपूर्ण विषय। अब विभाग इनको कौन से मिलेंगे उनसे समझ में आएगा कि इनका महत्व और वजन कितना दिया गया है मंत्रिमंडल में। मंत्री पद में तो कैबिनेट में लिया गया समझौते की तरफ, लेकिन उनको विभाग कौन से मिलेंगे, कितना महत्व दिया जाएगा, कितना वजन दिया जाएगा, ये भविष्य के गर्त में है। और कितना प्रभावशाली ये होंगे उस पद के एवज में अपने क्षेत्र में मध्य प्रदेश में और पशुपतिनाथ उत्तर प्रदेश बिहार में कितना प्रभाव डाल पाएंगे ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। रामविलास पासवान जी भी मंत्रिमंडल में तो रहे हैं लेकिन उनको नागरिक आपूर्ति निगम और इससे ज्यादा बड़े विभाग रहे नहीं उनके पास भारी भरकम। नहीं, नागरिक आपूर्ति विभाग और खाद्य विभाग भी वजनदार विभाग है, ऐसा नहीं है। पूरे देश से संपर्क में आने का मौका मिलता है। हर राज्य को खाद्य की जरूरत पड़ती है और संपर्क में आने का मौका मिलता है जी। और आपसी रिलेशनशिप जो है वो डेवलप होती है, पहचान बढ़ती है। ये तो मानना पड़ेगा आपको। एक महत्वपूर्ण विभाग है खाद्य विभाग और नागरिक आपूर्ति। सेवा के समय तो आपने देखा होगा नागरिक आपूर्ति का कितना महत्व था। जी। उसको मुफ्त में भोजन पहुंचाने की जिम्मेदारियां मिली थी राज्य सरकारों को, मदद की जरूरत पड़ी थी केंद्र से, तो वो एक विभाग तो महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी बिल्कुल। मैंने देखा अभी मोदी जी के ठीक बगल में स्मृति ईरानी जी बैठी हैं। रमेश जी, स्मृति ईरानी जी का जो देखिए आप जो प्रभाव है वो ये प्रभाव है कि उन्होंने राहुल गांधी को चुनाव में हराया। जी हाँ, निश्चित रूप से ये उनका प्रभाव है। राहुल गांधी जी को उन्होंने न केवल चुनाव से हराया है बल्कि अगर उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो उन्होंने जो यात्राएं की हैं उत्तर प्रदेश में और जिस तरीके से उन्होंने अपनी पार्टी के का जो स्थान बनाया है, मैं समझता हूँ उनकी गिनती उत्तर प्रदेश में जो स्टार प्रचारक होंगे जो अब अगले साल जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें उनकी गिनती होगी। तो स्वाभाविक रूप से वो निश्चित रूप से मोदी जी की जो टीम जो पर्सनल टीम कह सकते हैं वो उसकी मेंबर हैं और खास तौर से मोदी जी की नीतियों को जो प्रसार करने में और पार्टी को जोड़ने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है उनका और रहेगा। अग्निहोत्री जी, आपके भी इसमें हम टिप्पणी चाहेंगे।
देखिए, जो मंत्रिमंडल का विस्तार को जिस तरह से देखा जा रहा है, जो 43 नए मंत्री लिए जा रहे हैं और कुछ प्रमोशन भी है उसमें जी। तो मुझे लगता है कि जो लगातार इन वर्षों में जो चुनाव होने हैं देश में, विधानसभाओं के और फिर 2024 में लोकसभा का, तो कुल मिलाकर के देखें इसमें 2021 को भी यदि मिलाया जाए, 2021 में जो चुनाव हुए और 2024 तक जो चुनाव हुए, टोटल 20 लगभग राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। कुछ हो चुके हैं, कुछ होने हैं 2021 को मिला करके जी। तो 20 राज्यों को लेकर के जिस तरह से जो जातिगत और क्षेत्रीय जो संतुलन बनाने की कोशिश की गई है और लगभग 25 राज्यों का प्रतिनिधित्व इस मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल किया गया है कि 25 राज्यों के प्रतिनिधि जो हैं वो मंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। तो इसका असर जो है देखा जाए तो दूरगामी राजनीतिक दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए और फिर फाइनली जो 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, उन सारे दूरगामी दृष्टि को देखते हुए राजनीतिक इसका पूरा ध्यान रखा गया है और इसीलिए विस्तार किया गया है। और मोदी 2.0 का ये पहला मंत्रिमंडल विस्तार है, तो और काफी ध्यान उसमें रखा गया है सारी चीजों का। जिस तरह से उम्र की बात हो रही थी कि अब तक जो 53 मंत्री थे उनकी औसत आयु जो है वो 61 वर्ष की मानी गई थी और अब जो ये 43 मंत्री और शामिल हो रहे हैं 58 की हो गई, तो इनको 58 की अब काफी युवा मंत्रिमंडल बन गया है ऐसा माना जा रहा है और युवाओं को काम करने का काफी अच्छा मौका मिलेगा। देखिए, काफी परफॉर्मेंस के आधार पर कटाई छटाई भी हुई है त्रिपाठी जी, आप जानते हैं जी। जिस तरह से प्रकाश जावड़ेकर की छटाई हुई है, रविशंकर प्रसाद गए हैं और भी जो रमेश पोखरियाल निशंक गए, ये सारे मंत्रियों को मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस के आधार पर जिस तरह की आलोचनाएं प्रकाश जावड़ेकर को सहन करनी पड़ रही थी सूचना और प्रसारण मंत्रालय में, सारे मीडिया के क्षेत्र से जो लोग आते हैं उनकी, जनता की, आम जनता की, और ट्विटर को लेकर के जिस तरह का जो विवाद पैदा हुआ और रविशंकर प्रसाद उसको इतने अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पाए और आईटी के क्षेत्र में जो जिस प्रकार से प्रगति हो रही है और उसको कॉप अप भारत नहीं कर पा रहा था, उसको लेकर के भी शायद रविशंकर प्रसाद को मंत्रिमंडल से हटाया गया है। तो इसका असर तो पड़ेगा आने वाले समय। रमेश जी, इस मुद्दे पे आपसे हम टिप्पणी नहीं ले पाए। जो ये 12 लोगों को, इसमें कुछ नाम तो ठीक है, लेकिन चौंकाने वाला नाम प्रकाश जावड़ेकर जी का है, चौंकाने वाला नाम रविशंकर प्रसाद जी का है, निशंक जी का है और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी का है। क्या वजह मानते हैं? निश्चित तौर पर जो लोग मंत्रिमंडल से अभी हटे हैं, तो मुझे जो लग रहा है कि केवल कारण अकेला यही नहीं है कि उनका मंत्री के रूप में परफॉर्मेंस कमजोर रहा है। मान करके चलिए कि आगे आने वाले दिनों में उनको संगठन की कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जरूर मिल सकती है। जिस तरीके से अब चुनाव होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली में अगर आप एक परिवर्तन साथ देखेंगे, मैं इसको परिवर्तन या इसको हम कहें विकास यात्रा भारतीय जनता पार्टी की देखेंगे, तो उन्होंने 3 तरीके से पर वो अपना काम कर रहे हैं। एक, सबसे पहले तो ये माना जाता था कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर, मध्य और पश्चिम भारत तक सिमटी हुई है। पिछले 5 वर्षों से उन्होंने अपने स्वरूप को अखिल भारतीय स्वरूप लिया है। ये उनके संगठन में भी झलक है और इस मंत्रिमंडल के इस विस्तार में भी इस बात की झलक है। दूसरी इस बात की एक और पिछले काफी दिन से वो कोशिश कर रहे हैं कि जिन लोगों को वो चुनाव प्रचार का दायित्व देते हैं या संगठन का दायित्व देते हैं, उनको सरकार से थोड़ा अलग करते हैं। आप देख लीजिए, उनको अगर कैलाश विजयवर्गीय को लगाना था बंगाल के, तो उन्होंने उनको कहीं ना कहीं से मंत्री और विधायक और उन सबसे अलग रखा था। ठीक उसी प्रकार आगे आने वाले चुनाव में कुछ लोगों को स्टेट संभालने की जिम्मेदारी होगी, तो उनको कैबिनेट से फ्री किया गया है, कहीं ना कहीं संगठन को मजबूत करना। इसके अलावा एक जो और चुनौती जो भारतीय जनता पार्टी महसूस कर रही है, उनको पिछले कुछ वर्षों से 2 प्रकार की चुनौतियां मिल रही हैं। एक तो संगठनात्मक चुनौती मिल रही है, जिसमें जो विपक्ष के लोग एकत्र हो रहे हैं भाजपा हराओ अभियान में, और दूसरा कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मुद्दों पर जो आक्षेप हो रहा है। मैं समझता हूँ इन सारी गलतफहमियों को दूर करने और विपक्ष के हमले से मुकाबला करने के लिए भाजपा कोई जरूर टीम बनाएगी। जी रमेश जी, बता दें, जी किशन रेड्डी जी हैं, सिकंदराबाद से राज्यसभा सांसद हैं और इनको प्रमोट किया गया है और अमित शाह जी के साथ ये गृह राज्य मंत्री थे। उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को काम किया तब की सिवाय, जबकि ऐसी मंत्री के रूप में
अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। सिकंदराबाद से है अथवा अप्रत्यक्ष रूप से रमेश जी। संसूचित या प्रकट तो कुल नहीं मिला करूंगा। करके उन सारे लोगों को कुछ न कुछ दायित्व मिलेगा, इस बात को हमको मान करके चलना चाहिए, और किसको क्या दायित्व मिलेगा उसकी हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए। लेकिन रमेश जी, आप मानेंगे जिस तरह से प्रकाश जावड़ेकर जी की आलोचना हो रही थी, जो मीडिया कवरेज जो इस समय हो रहा था, और जो बिल्कुल भी जो पक्ष सरकार की तरफ से रखा जाना चाहिए था, और जो सारी मामलों पर लेकर के जो आलोचनाएं सोशल मीडिया में भी हो रही थी, और पार्टी के अंदर में भी जो है प्रकाश जावड़ेकर जी की भूमिका को लेकर के कि वो बहुत मतलब नॉन सीरियस टाइप के आदमी हैं और हंसी ठिठोली में लगे रहते हैं, इस तरह का जो बातें जो आम जनता के बीच में जा रही थी। अग्निहोत्री जी, अनुराग ठाकुर को भी प्रमोट किया गया है जी। ये प्रेम धूमल जो हिमाचल के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके बेटे पुत्र हैं। तो रमेश जी, मैं ये कह रहा था कि इस कारण से शायद मुझे लगता है परफॉर्मेंस आधार पर उनको हटाया गया। नहीं, मुझे तो लगता है अग्निहोत्री जी, एक बार रमेश जी मैं बता दूं दर्शकों को, ये हमीरपुर से लोकसभा सांसद हैं अनुराग ठाकुर। श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता हिमाचल के हमीरपुर। और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में कैबिनेट अपने मंत्री कर्तव्यों का बना दिए गए हैं। श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अनुराग सिंह ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अग्निहोत्री जी, आप कुछ बोलते हैं। केस में भी इनका ये वहाँ के काफी योगदान रहा। अध्यक्ष है बीसीसीआई के। बीसीसीआई के अध्यक्ष ने बहुत अच्छा योगदान रहा, और युवा तुर्क है, और हिमाचल में काफ़ी अच्छा प्रभाव है। इनके पिताजी प्रेमचंद जी का भी बहुत काफ़ी प्रभाव रहा है हिमाचल में। तो इनको जो प्रमोट किया गया है तो काफ़ी लाभ मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश में इससे मिलेगा। रमेश जी, ये जब आपको ध्यान हो 4 राज्यों की सरकारें गई थी, तो यहाँ सुंदरलाल पटवा, वहाँ का उत्तर प्रदेश कल्याण सिंह, हिमाचल में प्रेमचंद धूमल जी थे, और राजस्थान में शेखावत जी थे। तो ये धूमल जी का प्रभाव अभी तक चलता रहा है लगता है, जैसे पटवा जी की यहाँ सरकार गई थी। तो ये उन्हीं के बेटे हैं अनुराग ठाकुर जी। निश्चित रूप से ये वो पीढ़ी है इनके परिवारों की। जी। धूमल जी को तो हमने देखा, उनके परिवार की अगर पृष्ठभूमि देखें, यहाँ पटवा जी की पृष्ठभूमि देखें, या हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहे, इनकी परिवारों की जो पृष्ठभूमि रही है, वो कहीं ना कहीं संघ को और जनसंघ को खड़ा करने वालों की पृष्ठभूमि रही है। तो स्वाभाविक रूप से पार्टी ने उन सबका सम्मान किया है। जी। ये पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से सांसद हैं, शपथ ले रहे हैं, मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, राज्य मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पंकज चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। उत्तर प्रदेश से रमेश जी उत्तर प्रदेश से हैं। पंकज चौधरी जी 6वीं बार के सांसद हैं ये, और कुर्मी समाज में अच्छा खासा दखल रखते हैं। यानी आगे आने वाले समय में जैसे पिछली बार यादव वोटों के अलावा बाकी पिछड़ी जातियों को एक साथ जोड़ा गया था और अच्छी खासी प्रचंड बहुमत से बीजेपी आई थी, इस बार भी वही लगता है राजनीतिक समीकरण चल रहा है। देखिए, स्वाभाविक रूप से ये इस बार की हमको जो मंत्रिमंडल में दिख रहा है, इसमें ओबीसी का प्रभाव हमको इसमें ज्यादा 27 ओबीसी मंत्री हैं, है ना? 27 क्या चीज 27 ओबीसी मंत्री, वही मैंने कहा कि ओबीसी का प्रभाव इसमें ज्यादा दिख रहा है। और अगर आप देखें राम मंदिर की मुहिम में जो विश्व हिंदू परिषद का अभियान था, उसमें धन संग्रह हो या कार सेवा हो
उसमें ओबीसी का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो मैं समझता हूँ संगठन ने इन सारी चीज़ों को पहली बार अगर आप देखें इसमें, तो इसमें कहीं ना कहीं जो चर्चा में भी सब लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं, वर्गों और उपवर्गों का और क्षेत्र का इसमें पर्याप्त ध्यान दिया गया है। और मैं समझता हूँ एक समाज के सामाजिक स्वरूप को सबको साथ लेकर के, सबका साथ सबका विकास, उसकी झलक हमको इस कैबिनेट में दिख रही है। अनुप्रिया सिंह पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं अनुप्रिया सिंह पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी।